नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कक्षा 6 का भूगोल। तो आज हमारा रहेगा कक्षा 6 के भूगोल का अध्याय 3, जिसमें है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियों में मित्रों आज हम लोग देखेंगे थ्योरी, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, एक है घूर्णन गति और दूसरा क्या है, परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। कहने का मतलब ये है मित्रों कि पृथ्वी की दो गतियां हैं। कौन कौन सी? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति उससे कहेंगे जो पृथ्वी क्या करेगी, अपने अक्ष पर घूमेगी। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है मित्रों कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही क्या होगा, सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ क्या होगी, रात होगा। इसका मतलब ये है मित्रों कि जो सूर्य के सामने जो पृथ्वी का हिस्सा होगा वहाँ पे दिन होगा, और जो उसके विपरीत होगा वहाँ पे क्या होगी, रात होगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लेती है, 24 घंटे का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब एनसीईआरटी आपसे ये जानना चाह रही है मित्रों कि यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता। तो देखिए क्या होता। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उसे उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी तथा दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय वहाँ पे क्या होगा, ठंड पड़ेगा। तो एनसीईआरटी आपको बताना चाह रही है कि यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता। तो जो पृथ्वी का हिस्सा सूर्य के सामने होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, सूर्य की उष्मा मिलेगी, और उष्मा मिलेगा यानी दिन होगा। जब उष्मा मिलेगी तो क्या होगा, वहाँ पे गर्मी होगी। और जो हिस्सा पृथ्वी का है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, रात होगा। और जब रात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ठंडी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसे परिक्रमण गति कहते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी में जोड़ दिया जाता है, इसलिए प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी 29 दिन की होती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। कहने का मतलब ये है मित्रों कि हम अपनी सुविधा के लिए ये कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, 365 दिन में। लेकिन ये जो 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे मिल करके 4 वर्षों में 24 घंटे हो जाते हैं। तो ये जो 24 घंटा है ये क्या होता है कि 4 वर्ष बाद वो फरवरी में जोड़ दिया जाता है, इसलिए 4 वर्षों बाद जो फरवरी आती है 29 दिन की हो जाती है। और जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है वो कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले क्षेत्रों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं, इसलिए इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। कहने का मतलब ये है मित्रों कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें क्या होंगी, कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक प्राप्त होगा।
तो इसलिए सबसे अधिक प्राप्त होगा। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी दिन 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रातें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रातें होती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, सूर्य की तरफ होता है। तो इसलिए मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी, और जब लंबवत पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में क्या है, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि क्रिसमस डे हम लोग ठंडी में मनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मी में मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ेंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है एवं परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये तो मित्र थे पृथ्वी की गतियों से संबंधित थ्योरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।